बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे चैनल 365 न्यूज़ के ऊपर आजकल एक कैंपेन जिसको हम बहुत ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं वो नशे के ख़िलाफ़ है। नशा किसी सूरत में भी किया जाए, किसी भी चीज़ का किया जाए, वो सिर्फ मौत को दावत देता है। इसलिए हर एक को इस हवाले से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली के अंदर, हर जगह अगर आप एडल्ट हैं तो बच्चों के अंदर ये पैगाम पहुंचाइए, टीनेजर्स के अंदर ये पैगाम पहुंचाइए कि किसी भी सूरत में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इस्तेमाल किया जाए जिसके जो नशा आवर हो वो सिर्फ मौत को दावत देता है और कुछ नहीं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। आज एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है और वो है अल जुबैल के अंदर जो इंडस्ट्रियल सिटी है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। ये एक ऐसा हमला था जिसे ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से ये तावील पेश करके किया गया कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि शिराज जो फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी है उसके ऊपर ईरान के अंदर इजराइल ने हमला किया था। लेकिन क्या ये जवाज़ दुरुस्त है कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क के ऊपर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह का हमला कर दिया जाए? इसकी मजम्मत न सिर्फ पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने की, बल्कि अब से कुछ देर पहले होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस अमल को, इसकी ना सिर्फ मजम्मत की गई है बल्कि इसे अमन की कोशिशों को सैबोटाज करने के मुतरादिफ करार दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये भी इस वक्त मौजूद है कि ऐसी पब्लिकेशंस ईरान की तरफ से, ईरान के मीडिया के अंदर मौजूद हैं जहां इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरानी सदर जो कि सिविलियन डिस्पेंसेशन को या सिविलियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो शायद कंफर्टेबल नहीं है ईरान की डीप स्टेट या IRGC से। और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि IRGC के कमांडर्स डायरेक्टली और यूनिलैटरली ऐसे फैसले ले रहे हैं और रीजन के अंदर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बहुत से ममालिक का उनको निशाना बना रहे हैं, जिनसे जो अमन की कोशिशें हैं, जिनके अंदर पाकिस्तान बहैसियत रियासत फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद है अलॉन्ग विद चाइना नाउ, उन कोशिशों को स्कटल किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में आने वाले चंद घंटे बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं। ये उस सूरत में हुआ है कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के अंदर ईरान के सफ़ीर, उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को सबके सामने वाज़े किया कि पाकिस्तान की मदद से नेगोशिएशंस एक ऐसे फेज़ में पहुंच चुकी है जो कि बहुत क्रिटिकल है और अच्छी अनाउंसमेंट्स जल्द हो सकती हैं। लेकिन इस हमले के बाद और इसके जो नतायज सामने आए हैं, जिसके बाद ये डिटेल्स सबके सामने हैं कि ना सिर्फ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है बल्कि उसके इस हमले के नतीजे में चंद अमवात भी हुई हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, जो कि नहायत काबिल मज़म्मत है। आज ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान के लिए बहैसियत एक सालिस एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन ज़रूर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान हरमैन शरीफैन का गार्डियन है। हम एक गारंटीड स्टेबलाइजर हैं सिक्योरिटी के इस रीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की जो पूरे खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मुसलमान मौजूद हैं, उनकी सऊदी अरेबिया के साथ, हरमैन शरीफैन के साथ एक मोहब्बत, उन्स सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है। आज जहाँ पर हम खड़े हैं ये क्रिटिकल सूरत हाल को जन्म दे रहा है और हम विटनेस कर रहे हैं शायद दुनिया के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। अमेरिकी सदर अपनी धमकियों से पीछे नहीं हट रहे बल्कि अब ये कह रहे हैं कि शायद आने वाले चंद घंटों के अंदर एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या ऐसा होगा? और अगर ऐसा होता है तो इसका नतीजा क्या होगा? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं जावेद चौधरी साहब और हफीजुर न्याई साहब भी हमें ज्वाइन करें। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये जो अल जुबैल के अंदर इंडस्ट्रियल सिटी में हमला हुआ है, ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था जो पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी जो इसका एलामिया आया है उसमें पाकिस्तान ने बिल्कुल बगैर किसी लगी लिपटी के इसको कंडेम किया है। ये बड़ी एक क्रिटिकल सी सूरत हाल पैदा हो गई है, ख़ास उस वक्त जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो इस वक्त अब आपको क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है आइंदा चंद घंटों के अंदर?
मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी ली हुई थी सऊदी अरेबिया से भी और ईरान से भी, और ईरान को ये मुतला किया था कि हम अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान टाई हो जाए तो हमारी मजबूरी है कि हमें सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते इस वक्त, और दूसरा ये है कि हमारे तकरीबन वहाँ पे 30 से 35 लाख लोग हैं जो वहाँ पे रोज़गार कर रहे हैं, और वो हमारा असासा भी हैं और फॉरेन रेमिटेंस भी आती है, और पूरे अरबों के अंदर जो है 60 से 70 लाख बंदा है पाकिस्तानी, और वो ज़ाहिर रोज़गार भी वहाँ से आ रहा है और रेमिटेंस भी आ रही है, तो हम उन लोगों को भी टेक केयर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। और तीसरी जो वजह यह है कि सऊदी अरब के साथ हमारी एक अकीदत का रिश्ता भी है, और हम इस रिश्ते को भी टूटता हुआ नहीं देख सकते या सऊदी अरब को परेशान हाल नहीं दे सकते। और चौथी वजह यह है कि सऊदी अरब ने हमेशा हर वक्त पाकिस्तान की मदद की है और हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ, और इस वक्त भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उनके पैसे पार्क हैं, जिनकी वजह से IMF से हमारी जो जान बची हुई है, इस तरह कह लें आप। तो ईरान ने कमिटमेंट की थी कि वो, क्योंकि पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई है, तो वो सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेगा, और सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने बड़ी हद तक रोका हुआ था कि आपके ऊपर कुछ भी हो जाए आपने रिएक्ट नहीं करना। आज भी सऊदी अरब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, सिर्फ उन्होंने 7 बैलिस्टिक मिसाइल थे ईरान के जिनको उन्होंने टर्मिनेट किया है या उनको इंटरसेप्ट किया है, इसके अलावा सऊदी अरब ने अभी तक वहाँ से हमला नहीं किया। तो पाकिस्तान सालस था दरमियान में दोनों मुल्कों के, गारंटर भी था दोनों साइडों से, तो उस गारंटी को, उस वादे को तोड़ दिया आज ईरान ने, जिसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो गई है, और अब पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों साइडों से मजम्मत की गई है। पहले दफ्तर खारजा की तरफ से मजम्मत की गई है, और उसके बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी मजम्मत की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपना जो फैसला है वो कर लिया है। एक आखिरी कोशिश है जो इस वक्त अंडरलाइन है, आप ये कह सकते हैं, ये अंडर द पाइप है और इन द पाइप है। तो अब वो उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है कोशिश कर रहा है। अभी अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन चंद घंटों के अंदर अगर कोई सीज़ फायर हो जाता है और कोई ऐलान हो जाता है, ये ईरान की तरफ से वाकई कोई एक उम्मीद अफसा किस्म का पैगाम आता है तो ठीक है, वरना मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान रात 12 बजे के बाद पीछे हट जाएगा, और फिर ये ईरान के साथ जो है ना हमारा ताल्लुक़ है, एक जज्बाती ताल्लुक़ है, मजहबी ताल्लुक़ है, एक हमसाये का ताल्लुक़ है, वो कायम रहेगा। लेकिन ये जो सालसी का किरदार है उसके बाद पाकिस्तान टर्मिनेट कर देगा उसको। तो साहब, अगर खुदा न खास्ता एक ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ आप ये कह रहे हैं इसके मुख्तलिफ फिर इसके नताइज निकल सकते हैं, तो हमारे लिए क्या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हमें, क्योंकि हम एक डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर हैं, हमें सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होना है, और अभी भी आज जिस तरह आपने खुद राइटली पॉइंट आउट किया कि ना सिर्फ दफ्तर खारजा बल्कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसकी मजम्मत की गई है, तो क्या पाकिस्तान सिर्फ सालिसी से पीछे हटेगा या पाकिस्तान की पोजीशन में कोई और भी तब्दीली आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करता है कि आपने सऊदी अरब में आके हमें डिफेंड करना है, तो फिर पाकिस्तान के पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, पाकिस्तान फिर जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये डिफेंस होगा, क्योंकि जो मुआहदा है वो डिफेंस एग्रीमेंट है, वो अफेंस एग्रीमेंट नहीं है। पाकिस्तान हमला नहीं करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान उसको डिफेंड ज़रूर करेगा, क्योंकि ज़ाहिर अमेरिकन जो हैं उनका वहाँ पे मौजूदगी है, लेकिन इक्विपमेंट है उनका, लोग भी उनके हैं, लेकिन सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि वो लोग विजिबल हों या अमेरिकन जो है वो नज़र आए हर जगह पे कि वो बंदूकें लेके, राइफलें लेके या मिसाइल लेके या रॉकेट लेके वो सड़कों के ऊपर खड़े हैं, और वो भी हरमैन शरीफ फैन के अंदर। तो वहाँ पे ज़ाहिर है आपको एक मुस्लिम आर्मी चाहिए। तो इस वक्त 3 आर्मीज़ हैं जिनको ये टास्क दिया जा सकता है। एक मिस्र है, लेकिन मिस्र के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद सऊदी अरब को नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के पहले भी मिस्र के साथ ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा इसराइल के साथ है, उसके साथ टिल्ट है उसका, और उसका प्रॉपर एग्रीमेंट भी है। तो सऊदीज़ अवाम जो है वो पसंद नहीं करती मिस्रियों को। दूसरा तुर्किया है, लेकिन तुर्किया के साथ सऊदी अरब का एक पुराना प्रॉब्लम है, क्योंकि 500 साल जो हिजाज है वो सारा आप ये समझ लें कि इराक़ और ईरान के बॉर्डर से लेके वो जॉर्डन तक, बल्कि बैतुल मक़दस तक सारा इलाका जो है वो तुर्किया सल्तनत का, उस्मानी सल्तनत का हिस्सा था।
तो वो ज़ाहिर है इन तमाम अरबों ने उस्मानी खिलाफत से आज़ादी हासिल की है, तो एक दरमियान में एक नफ़रत की दीवार मौजूद है। तो तुर्किया जो है उसकी तरफ भी सऊदी अरब नहीं जाएगा, और तीसरा जो मुल्क बचता है वो पाकिस्तान बचता है, और पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा भी है। तो डेफिनेटली फिर सऊदी अरब पाकिस्तान को कॉल करेगा, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करेगा, और पाकिस्तान ज़ाहिर एक मुआहदे के अंदर है, पाकिस्तान को वहाँ पर जाना पड़ेगा। वैसे तो हमारी वहाँ पे सिंबॉलिक प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है, एक डिवीजन फौज पहले से है, और एयर फोर्स जो है वो भी इस वक्त वहाँ पे मौजूद है सऊदी अरब के पास। मेरा ख्याल है शायद 2 अड्डे हैं हमारे पास वहाँ पे, जहाँ पे हमारी एयर फोर्स के लोग मौजूद हैं। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ये उड़ती उड़ती मैंने बात सुनी है कि वहाँ पे हमारी प्रेजेंस मौजूद है। तो इस प्रेजेंस को फिर बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अनाउंस करना पड़ेगा कि जनाब हम यहाँ पे आ गए हैं और हम अब सऊदी अरब की हिफाजत कर रहे हैं, और फिर मकामात पाकिस्तान को बताने पड़ेंगे कि किस किस मकाम पे पाकिस्तानी फ़ौज मौजूद है, और फिर ईरान को भी बताना पड़ेगा, और दूसरे जो ममालिक हैं जो सऊदी अरब के ऊपर हमला कर सकते हैं उन्हें भी वार्निंग देनी पड़ेगी कि अब हम यहाँ पे हैं, और अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो वो सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं होगा, वो हमारे ऊपर भी होगा, या अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं होगा, सऊदी अरब के ऊपर भी होगा। तो फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वाज़ेह करनी पड़ेगी। लेकिन अब अगर ये सालसी से पाकिस्तान पीछे हटता है और ईरान की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आता, तो फिर ये खुली जंग शुरू हो जाएगी। फिर ये अरबों के ऊपर बराह रास्त अटैक होंगे, फिर सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक होगा। ये आप जहन में रखें क्योंकि फिर ईरान सब्र नहीं करेगा, फिर ईरान जो उसकी तरफ से रिएक्शन आएगा, और एक लाइन में जितने भी ममालिक हैं फिर उसके ऊपर वो अटैक शुरू कर देगा, और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को अपनी पोजीशन लेनी पड़ेगी। पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि अब वो सऊदी अरब से पीछे हट सके। अच्छा चौधरी साहब, ज़रा इसको आपके मुशाहिदे से ये यकीनी तौर पे चीज़ गुजरी होगी कि ईरान के अंदर भी एक कहा जाता है कि एक डीपनिंग क्राइसिस मौजूद है, कि जो ईरानी सदर हैं उनकी पोजीशन में फ़र्क है, और वो शायद एक्यूज़ भी कर रहे हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था जिसमें वो ये एक्यूज़ कर रहे हैं जो ईरान के IRGC के कमांडर्स को कि आप सीज फायर के इम्कानात को आप डिवाइड है वहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर बड़ी खौफनाक डिवाइड है सर। ठीक, तो ये एक डीप स्टेट है, सीरियस डिवाइड है वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं। ये वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं सर। एक गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसको मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो हेड कर रहे हैं, और अब्बास अराग़ची साहब जो है ना उसके वज़ीर ख़ारजा हैं। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है मामलात को सेटल करना चाहती है। वो समझती है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या हम जंग से पहले समझौता कर लें, मुआहदा कर लें और आपको बचा लें, या फिर जंग के बाद जब हमारे पास कुछ ना बचे, ना पुल हो, ना कोई यहाँ पे पावर प्लांट हो, ना यहाँ पे इंटरनेट हो, ना यहाँ पे पानी के कुएँ हो, और हर तरफ जो है बारूद हो, बदबू हो, लाशें हो, और उसके बाद हम मुज़ाकरात कर लें। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास दरमियान का ऑप्शन कोई नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि हम किसी तरीके से अपने मुल्क को बचा लें, और वो मामला सेटल करना चाहते हैं। इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो राब्ते में है यही लोग हैं, और दूसरी जो गवर्नमेंट है वो पासदारान की गवर्नमेंट है, लेकिन पासदारान जो है उनके पास पावर है, गवर्नमेंट नहीं है, और ये जो मसूद पेज़ेश्कियान है इसके पास गवर्नमेंट है लेकिन पावर नहीं है। तो वहाँ पे ये क्राइसिस है, और पासदारान जो है उनको डेवलप ही इस तरीके से किया गया है कि उन्होंने शहीद होना है, उन्होंने या जान देनी है या फिर जान लेनी है। तो उनके पास कोई ग्रे एरिया नहीं है कि हमने कोई दरमियान का रास्ता भी निकालना है। देखें, शहादत जो है वो मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, और हर मुसलमान जो है ना शहादत की मौत चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इंडिविजुअल और इनफरादी इशू है। अगर आप अकेले हों तो आप बेशक शहीद हो, लेकिन अगर आप लीडर हैं और पूरी कौम जो है वो आपके पीछे है या आपकी तरफ देख रही है, तो फिर आपको अपनी कौम के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ आपको फिर इनफरादी जो हुक्म है उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये लीडरशिप जो है उसका इम्तहान है, क्योंकि 9 करोड़ लोग हैं और उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त दाव पे लगी हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि ज़ौक़ शहादत से थोड़ा सा आगे निकल के सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कि ये शहादत चाहते हुए अगर पूरे मुल्क को मरवा देते हैं, पूरे मुल्क को तबाह कर देते हैं, और यहाँ पे खंडर होते हैं, वीरानी होती है, तो ये कोई अकल का सौदा नहीं है, कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं पहले भी एक मिसाल दे चुका हूँ, दोबारा आपके सामने मिसाल रख देता हूँ कि सिराजुद्दौला थे और उसके साथ टीपू सुल्तान थे। वो हमारी हिस्ट्री के बहुत बड़ी शख्सियात हैं, और टीपू सुल्तान की वो सेइंग के शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। इसमें कोई शक नहीं कि टीपू सुल्तान बड़े बहादुर आदमी थे, सिराजुद्दौला भी बड़े बहादुर आदमी थे। लेकिन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी स्टेट जो थी वो बंगाल की स्टेट थी। उसके अंदर आप ये देख लें, पूरा बंगाल था और फिर यूपी था, जो आज का यूपी है, जो सबसे बड़ी स्टेट है जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है इंडिया के अंदर।
ये दोनों स्टेट्स मिलकर एक स्टेट बनती थी और सबसे ज़्यादा बड़ा ख़जाना भी उनके पास था, सबसे बड़ी फ़ौज भी उनके पास थी। सेम इसी तरह टीपू सुल्तान जो है बड़ा बहादुर आदमी था, वो फ्रेंचों को लेकर आया, उसके जनरल फ्रेंच थे और उससे पहली मरतबा यहाँ पे बारूद की फैक्ट्रियाँ लगाई थी इंडिया के अंदर। लेकिन उनकी गलती की वजह से क्या हुआ, वो शहीद हो गए, शहीद तो हुए, साथ पूरी स्टेट ख़त्म हो गई। अब बंगाल के पास सिर्फ एक सेइंग रह गई है कि जो शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। गोरा जो है उनकी तलवार तक उठा के ले गया था और बाद में वो नीलाम हुई थी, तो वो पूरी स्टेट ही ख़त्म हो गई। फिर पूरी बंगाल की स्टेट ख़त्म हो गई। सिर्फ ये स्टेट ख़त्म नहीं हुई उसमें मुनीब साहब, उसके बाद फिर गोरा आया, उसने पहले जो साउथ था उसके ऊपर कब्जा किया और उसके बाद वो दिल्ली आया, दिल्ली आकर उसे मुग़ल सल्तनत ख़त्म कर दी और फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को 150 साल लग गया गोरे को यहाँ से निकालने के लिए। तो वो मसला ये होता है कि आप तो शहीद हो जाते हैं, आपकी जो कोटेशंस हैं वो दीवारों पर भी लिखी जाती है, लेकिन स्टेट कहाँ होती है? तो स्टेट को कुर्बान नहीं करना चाहिए, स्टेट को बचाना चाहिए। ईरान इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल ये है कि वो उस लेवल तक चले गए हैं कि जिसका पूरे आलम इस्लाम को नुकसान होगा। इस वक्त ईरान जो है वो ऑलमोस्ट मुसलमान पावरों की सुपर पावर है, ठीक हो गया, मुस्लिम वर्ल्ड की सुपर पावर है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद पूरी मुस्लिम उम्मा को नुकसान होगा, पूरी मिडिल ईस्ट को नुकसान होगा। इस साइड से ईरान जाएगा, उस साइड पे मिडिल ईस्ट जाएगा। ठीक, न्यायी साहब शुक्रिया सर आपका। ये जो अमेरिकी सदर के हर रोज एक नया थ्रेट आती है और आज जो उनका नया ट्वीट है जो आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि आज एक पूरी सिविलाइजेशन मर जाएगी और कभी वापस नहीं आ पाएगी, और मैं नहीं चाहता कि ये हो लेकिन शायद ये हो जाए। दूसरी तरफ वो कहते हैं ईरान में तब्दीली आ चुकी है, नए लोग आ गए हैं और शायद हम कोई बेहतर सोल्यूशन की तरफ चले जाएं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक, पहले भी उन्होंने इस तरह की धमकियां दी हैं पर बीच में फिर टाइम पीरियड एक्सटेंड होता रहा है, कि ये कोई ब्लफ है या आपको लगता है कि नहीं ये इस दफ़ा कोई बहुत बड़ी कशीदगी अमेरिका की तरफ से होगी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने में ईरान पे नुकसान पहुंचाया जाएगा? देखिए मनीष साहब, बात यह नहीं कि ट्रम्प के बारे में मेरी नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं, कोई यहाँ के जो वेस्ट एशिया या ईस्ट एशिया के लोगों की नहीं, अमेरिका के जितने भी चीदा नामी ग्रामी एनालिस्ट हैं, जितने वहां पे डेमोक्रेट्स, कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं और बेशुमार लोग हैं, सबकी मुतफिका राय है कि ये बंदा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। अब अगर आप ये समझें कि ज़हनी तवाज़ुन खोने के ऊपर किसी की भीड़ राय है, मैं एक अजीब मंतक है शुरू किया, ये आज ही पता चल रहा है सारी बातों का। देखिए मुनीब साहब, 3-4 बातें समझने की कोशिश करें। ईरान जो है 47 ईयर्स से आज ही की पॉलिसी चला रहा है, 47 ईयर्स से। हम ये चीजों को भूल जाते हैं। 81 से लेके 89 तक रूस और अमेरिका आपस में अफगानिस्तान में दस्तगिरबान थे, लेकिन इराक के साथ दोनों इकट्ठे थे और सारे अरब मुल्क भी साथ थे, इजराइल भी साथ था, ईरान के ऊपर चढ़ाई की थी। ईरान के तकरीबन 8 लाख से ज्यादा बंदा शहीद हुआ था। उस वक्त उनके बाली मुबानी रूहानी रहनुमा इमाम खुमैनी साहब जो थे वो बकैया हयात थे। अब मुझे बताइए, ईरान वो जो ट्रम्प की धमकी है, मुझे ही पता है, आप ये बताओ, दुनिया के सारे बाकी एनालिस्ट भी सारे जानते हैं कि 4 घंटे के अंदर ईरान को धमका नहीं सकता। उसे टिल लगा दिया है कि मैं बातों से हवा निकाल दूं। और सारी आज जितनी सोशल मीडिया पे जो भी चौधरी की बातें सुना था, ये इस तरह की जो आई है, मैं कहता हूँ जी कि इतनी आई है कि लोडेड है। जिस तरह ईरान के अंदर जी बड़ा इंटरनल स्ट्राइक्स चल रही है, इंटरनल साइन फ्यूड्स चल रही होंगी, कोई मजाक नहीं। मेरे हफ्ता पहले भी चल रही होगी, 3 हफ्ते पहले भी चल रही होगी। क्या ईरान जो है स्टेट ऑफ हर्मस खाली कर देगा? और क्यों करेगा? जबकि इस वक्त जो उसके पास जो जंग की जो उसकी स्ट्रेटेजी थी, वो तो ठीक है कि स्टेट ऑफ हर्मस के जरिए दुनिया की मीशत को कंट्रोल करेंगे, आगे बैठ कर यही प्रेशर डाले। ये एसिमेट्रिकल वॉर है। 150 साल के अंदर अमेरिका ने बहुत सारी एसिमेट्रिकल वॉर लड़ी है। पिछले 100 सालों में वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, एक जगह से इवन सीरिया के अंदर 2012-2013 में गुजरा, एक जगह वो एसिमेट्रिकल वॉर नहीं जीता। जब बाकियों से नहीं जीता तो ईरान से आके जीत जाएगा। जो इजराइल की पोजीशन रही है या जो ईरान ने शो किया है अपनी स्ट्रेंथ, पिछले 1 महीने की से ज़ायद एक जंग हो चुकी है, लेकिन क्या
आज जिस जगह हम खड़े हैं बहसीत फैसिलिटेटर, ये जिस तरह आपने आगाज में भी कहा था, हमारी पोजीशन तो पहले दिन से हम फरीक तो थे ही नहीं, हम तो सालिस थे, तो सालिस की पोजीशन भी ऑकवर्ड तो हो गई है मेरे ख्याल में आज की कम से कम डेट में। जी जाहिर है, हमने अमेरिका को राज़ी किया था और अरबों को राज़ी किया था कि आप हमें मौका दें, हम ईरान को राज़ी कर लेंगे। और ईरान से बात पाकिस्तान की रेगुलर चलती रही, बल्कि एक वक्त ये भी था कि पाकिस्तान ने जब अली ख़ामनेई साहब हयात थे तो उस वक्त ये ऑफ़र ही की थी कि हम 3 लोग जो हैं ईरान आना चाहते हैं, जिसके अंदर आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे और वज़ीर ख़ारजा भी थे, कि ये तीनों आना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने शर्त ये रखी थी कि हमारी जो मुलाकात होगी वो दोनों गवर्नमेंट से होगी, यानी अली ख़ामनेई साहब, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब सुप्रीम लीडर, वो भी मौजूद होंगे और साथ साथ ये जो आपके सदर और कैबिनेट है वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि हम दोनों के सामने खुल के बात करना चाहते हैं। लेकिन फिर ईरान ने डिक्लाइन कर दिया कि जी सिर्फ गवर्नमेंट से मुलाकात हो सकती है, यानी प्रेसिडेंट से हो सकती है, वज़ीर ख़ारजा से हो सकती है, लेकिन सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं हो सकती। तो उस वक्त भी उन्होंने एक डिवाइड किस्म की सूरत हाल पाकिस्तान के सामने रखी थी। पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की है, जिसमें कोई शक नहीं है। 2 किस्म की एफर्ट्स की, एक तो अपने आप को बचाए रखा है सारी जंग से, और दूसरा ये है कि उसने मामलात को सेटल करने की कोशिश की है। और हर जगह पे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी निगोशिएशन की है, अमेरिकन के साथ भी की, और दोनों ने पाकिस्तान को फुल अथॉरिटी दी कि आप ईरान के साथ बात करें। एक लेवल तक ईरान ने भी कहा जी कि आप बात करें हमारे बिहाव पे, लेकिन वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है ईरान। उनकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो है, लेकिन पासदारान जो है वो टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान जंग जीत गया है, ईरान कामयाब हो चुका है। कोई और मुल्क उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो अमेरिका जैसे बदमस्त हाथी जो है उसका मुकाबला कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कुर्बानियाँ बहुत दी हैं। आज अमेरिकन ने सेंटकॉम ने डिक्लेयर किया कि 13,000 हमने हमले किए हैं ईरान के ऊपर। और अगर आप सिर्फ मकानों को देख लें तो 3,30,000 मकान हैं जो आम लोगों के भी हैं और गवर्नमेंट के भी हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो तबाह हुई हैं इस जंग के अंदर। 3500 लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद आम आदमी की है। इसमें कोई शक नहीं कि इतना अरसा रजिस्ट करना एक सुपर पावर को, ईरान जो है वो हमेशा के लिए तारीख के अंदर दर्ज हो जाएगा और हवाला उसका दिया जाएगा। लेकिन इससे आगे का सफ़र जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है सर, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, बल्कि अब अमेरिकन मीडिया जो उसको मैड डॉग लिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस जो मैड डॉग है उससे बच कर रहें, बजाय इसके कि वो हमारी टांग खा जाए या हम जहर का शिकार हो जाए और हम मारे जाएं और उसके बाद उसको गोली मार दी जाए या उसकी इम्पीचमेंट हो जाए। हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईरान को उसके बाद क्या होता है, ईरान को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ईरान के लिए सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कंसर्न है वो ये है कि अपने आप को बचाए। कोई मसला नहीं, एक आर्जी जंगबंदी भी अगर अमेरिका ऑफर कर रहा है तो उसको कबूल कर ले, क्योंकि आर्जी जंगबंदी कबूल करेगा 45 दिन के लिए सही, तो उसके बाद उसकी जो लड़ाई अमेरिका की वो रशिया के साथ स्टार्ट होनी है, उसकी चाइना के साथ लड़ाई स्टार्ट होनी है। तो वो जो ईरान ने अपने आप को अपने सामने रख दिया तोप के सामने, तो वो लड़ाई जो चाइना के साथ थी वो सस्पेंड होगी, जो जो रशिया के साथ थी वो सस्पेंड होगी, और इसके साथ साथ जो अमेरिका के अंदर जो उसकी सूरत हाल है वो सस्पेंड होगी, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर लोग डिबेट इसलिए नहीं कर रहे कि जंग हो रही है। तो वो जो जंगें वहाँ अमेरिका के अंदर स्टार्ट होनी है या चाइना के साथ होनी है, रशिया के साथ होनी है, 45 दिन का अगर अमन हो जाएगा तो सारी उस साइड पे चली जाएगी। तो अगर आर्जी तौर पे भी ईरान को कहा जा रहा है तो मेरा ख्याल है अक्लमंदी का तकाजा यही है कि इस ऑफर को कबूल करके अपने आप को बचाना चाहिए। अब अगर वहां पे अटैक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह एक फील्डिंग उसने फिक्स की हुई है, तो लाखों की तादाद में लोग मर जाएंगे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर इम्पीचमेंट भी हो जाती है डोनाल्ड ट्रंप की, या उसे पागल भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, या उसे सीट से हटा भी दिया जाता है, या रिपब्लिकन मुकम्मल तौर पर हार भी जाते हैं, तो ईरान को क्या फ़ायदा होगा या मुस्लिम वर्ल्ड को क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि ईरान ने भी फौरी तौर पर रिटेलिएट करना है, लेकिन ईरान के जो मिसाइल है वो अमेरिका तक तो नहीं जा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा वो इसराइल को मार देगा, या इस साइड पे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा देगा, उनकी रिफाइनरी उड़ा देगा, उनकी जो पेट्रोकेमिकल उनके जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको उड़ा देगा। लेकिन वो भी मुस्लिम वर्ल्ड का नुकसान है, उसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है, इसराइल का कोई नुकसान नहीं है। सारी दुनिया ये जो है वेस्टर्न वर्ल्ड है वो यही चाहती है कि मुसलमान आपस में लड़ के मर जाएं। हम उनका कोई नुकसान नहीं कर सकेंगे। तो अकल का तकाजा यही है कि ईरान को इस वक्त अंडरस्टैंड करना चाहिए सूरत हाल को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अंडरस्टैंड कर सकेगा। ये मुज़ाकरात होंगे, लेकिन उस वक्त होंगे जब लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा कि कल से आप देखेंगे जिसको हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि कितना ज़्यादा नुकसान होगा, उसका फ़ायदा कोई नहीं है।
इसके मामले में ना देख लें वो जो मैं माजूद चाहता हूँ, वेनेजुएला जो है, अब वेनेजुएला जो है ना, हम उनके प्रेसिडेंट को बुरा कह सकते हैं, हम उसकी बेगम को बुरा कह सकते हैं, हम उनको बुज़दिल कह सकते हैं, लेकिन देखिए उन्होंने 2 लोगों की कुर्बानियां दी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है, बचे हुए हैं, कौन से मर गए हैं जी, ट्रायल का क्या फैसला होता है कल का कोई पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम अपना मुल्क बचा लिया। उन्होंने मुल्क बचा लिया, वहां पे बमबारी नहीं हुई, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ, वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वो गवर्नमेंट दोबारा वापस आ सकती है, मदारो वापस आ सकता है, उसका ट्रायल जो है उसके हक में हो सकता है, बजाय इसके कि वो लड़ पड़ते और बमबारी होती। और ये जो इस वक्त जराल्ड फोर्ड जो ईरान के साहिलों के ऊपर खड़ा हुआ है, ये वहाँ पे बमबारी करके आधा मुल्क तबाह कर देता, और उसके बाद वेनेजुएला अगर गवर्नमेंट तब्दील भी कर लेता तो क्या हो जाता, क्योंकि दोबारा रिकवर करने में उनको दहाइयाँ लग जाती। तो मेरा ख्याल ये है कि अकल कौमों को करनी चाहिए, और अगर एक ऑप्शन हो तो उस ऑप्शन को अवेल करना चाहिए। अब पाकिस्तान भी तो है ना जी, देखिए उसने अवेल की है सूरत हाल को, और ऐसा ज़बरदस्त तरीके से सफारतकारी करके उसने अपने आप को बचाया। तो अगर ईरान बचा लेगा तो इसका फ़ायदा ईरान को है, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को है, इसके अंदर नुकसान कोई नहीं है। और दूसरा, अगर फ़र्ज़ करें वो बदमस्त साथी है तो हमें कोशिश करनी चाहिए बदमस्त साथी जो आगे गुजर जाए, वो आगे जाके लड़े किसी के साथ, बजाय इसके कि वो हमारे साथ लड़ना शुरू कर दे। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब जावेद चौधरी साहब और हफीजुल्लाह नाई साहब मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुनीर अकरम साहब, जो कि साबिक मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त दिया। सर सबसे पहले ये जो सऊदी अरब में अल जबील इंडस्ट्रियल सिटी के ऊपर अटैक हुआ है, ये तो बड़ा क्रिटिकल है विद दिस गोइंग ऑन। नेचुरली पाकिस्तान बड़ा हम केयरफुली बैलेंस कर रहे थे, बट एक सवाल अब ये पैदा होता है कि बड़ी एक जिसे कहा जाता है ऑनेस्टी से और बड़ी एक नेक नीति से कोशिश थी पाकिस्तान की। ऑब्वियसली उसमें दीगर ममालिक भी अब शामिल हैं, कतर है, उसमें मिस्र है, उसके अंदर तुर्किया है, अब चाइना ऑब्वियसली सपोर्ट्स दिस। बट क्या वजह है सर आपके नज़दीक कि ये अटैक आज सऊदी अरेबिया के ऊपर हुआ है, एंड इट हैज़ रादर पुट अस इन अ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन? जी, हमारी कोशिश तो यही रही है कि ईरान जो खलीज के ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया के ऊपर हमले ना करे, एटलीस्ट उनकी जो सिविलियन फैसिलिटीज़ हैं उस पर हमले ना करे। पर अभी कुछ मेरे ख्याल में ईरान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़ी हार्ड लाइन उन्होंने अडॉप्ट की है। तो हमारी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए, और जो हमने पीस प्रपोजल जो दिया है, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये एस्केलेशन ना हो, क्योंकि आज वो जो ट्रम्प साहब ने भी धमकियां दी हैं, उसको भी हमने रोकना है। तो मुश्किल काम है, पर हम कोशिश हमारी जारी रहनी चाहिए लास्ट मिनट तक। सर ये भी देखिए, फरमाइएगा कि क्या सिंस आपका बड़ा इलस्ट्रियस करियर है, यू हैव इंटरेक्टेड विद ऑब्वियसली ऑल दीज ब्रदरली कंट्रीज, देयर एम्बेसडर्स, ईरान को जब हम एनालाइज करते हैं, कंसिडरिंग कि वहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ऑब्वियसली नेचुरली आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हो गए, उनके बेटे मुश्तबा ख़ामेनी मौजूद हैं। द प्रेसिडेंट ट्रम्प ही कीप्स ऑन फोकसिंग ऑन वन पॉइंट कि जी हमने रिजीम चेंज कर दिया, एंड देयर आर पीपल हु आर लेस हार्ड लाइनर्स, लेस रेडिकलाइज्ड अकॉर्डिंग टू हिम इन ईरान। बट ये भी एक पैटर्न हमारे सामने नज़र आ रहा है, जिसका भी आपने भी जिक्र किया कि वो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं। तो अब हम क्या समझें कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी मजबूर हैं IRGC के आगे, एंड दे आर नॉट द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट्स? ये देखें, हर मुल्क में डिफरेंट पावर सेंटर्स होती हैं। अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं ये जंग रुक जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी तरह से ईरान में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबल पोजीशन ली है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत हार्ड लाइन पोजीशन ली है। तो हमारी कोशिश यही है कि कोई मुआहदा इस तरह से हो कि वो सब एक पेज पे आ सकें। मुश्किल काम है, पर जो हमने सीज़फायर का प्रपोजल दिया है, उसमें दोनों तरफ के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसके तहत वो जंग रोक सकें। अब हमारी जो कोशिशें हैं, हमारी उम्मीद तो यही है कि मुआहदा कुछ ना कुछ हो जाएगा इस एस्केलेशन से पहले।
पर ये भी मुमकिन है कि कोई मुआहदा ना हो और दोनों तरफ एस्केलेशन की तरफ जाएं, तो यानी इशारे जो आज के हैं वो सही नहीं हैं, बुरे इशारे हैं। खरग आइलैंड पे अमेरिका ने फिर हमला किया है, और अब ये जो हमला है सऊदी अरब पे भी हुआ है, तो जो इशारा है वो तो सही नहीं है, पर हमारी कोशिश जारी है इस वक्त। अब सर इस सारी इक्वेशन के अंदर इजराइल के हवाले से अब रिसेंटली आपको पता है उन्होंने IRGC के इंटेलिजेंस चीफ को भी शहीद किया है, वो एक फैक्टर मौजूद है। वो कहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। वी कीप रिसीविंग और वी कीप विटनेसिंग दीज थ्रेट्स फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट टू द ईरानी पीपल, टू द इरानियंस। सो where does Israel stand? Obviously where it is, but यहाँ वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। वजह आप कैसे देखते हैं इसे? ये देखिए, इजराइल तो चाहता है कि जंग जारी रहे, क्योंकि उसने देखा है कि ये जंग जारी रहेगी, ईरान की बर्बादी होगी, और जो ईरान जो हमले कर रहा है खलीज के ममालिक पे तो उनकी भी बर्बादी होगी। जब ये सब ख़त्म होगा तो एक वाहिद मुल्क रह जाएगा जिसकी ताकत होगी इस खित्ते में, वो इजराइल होगा। तो इजराइल तो चाहता है कि जंग जारी रहे, उनका प्राइम मिनिस्टर भी चाहता है। ठीक। अच्छा सर, टुवर्ड्स द एंड ये एक फैक्टर ये भी है, दूसरा ये कि जिस तरह ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि कल मैं देख रहा था कि वहाँ ये क्लियरली कह दिया गया कि अगर ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका टारगेट करता है अलॉन्ग विद द इजराइलीज, सो वो ये पहले भी जंग एसिमेट्रिकल हो चुकी थी, अब वो खलीजी ममालिक में मज़ीद जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कह रहे हैं हम उसको टारगेट करेंगे। सो दैट कैन लीड टू अ फुल स्केल वॉर बिटवीन दीज कंट्रीज। सर आप कैसे देखते हैं इसे? ये जंग तो छिड़ गई है ना, जंग तो जारी है। अब उसकी लेवल ये डिटरमिन करना है कि इसकी लेवल क्या होगी। अब अगर एस्केलेशन होती है तो जो अमेरिका ने कहा कि हम एनर्जी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, वो बिल्कुल इलीगल है। वो वॉर क्राइम्स होंगी इंटरनेशनल लॉ में। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना वॉर क्राइम्स होती हैं, तो ये बिल्कुल इलीगल होगा। पर अगर उन्होंने किया तो अब जो ईरान की धमकी है कि हम खलीज के ममालिक के में सिविलियन फैसिलिटीज को मारेंगे, मेरे ख्याल में वो भी नाजायज। तो हम ये इसीलिए हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सीज फायर हो जाए, और हमारी कोशिश उस पर ही फोकस हमने यही करना है कि इस जंग को रोका जाए जल्दी में जल्दी। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल में जो इस वक्त एक बड़ा ही क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर शायद दुनिया खड़ी है, क्योंकि अगर आप इसको केयरफुली एनालाइज करें तो पाकिस्तान एक दिफाई मुआहदे के अंदर, वैसे भी पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के अंदर इस रूए ज़मीन पर जहाँ भी मुसलमान हैं उनके लिए जो हरमैन शरीफैन है उसका तक़द्दुस, उसकी अहमियत, उसकी हिफाजत अव्वलीन दर्जे पर है। पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर है, और पाकिस्तान गार्डियन है और मुहाफ़िज़ है हरमैन शरीफैन का। खुदा न खास्ता अगर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती है, एक्सेसरबेट कर जाती है, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़े डिसाइसिव मोमेंट होगा कि पाकिस्तान को भी चंद फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत, बहैसियत दुनिया की वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर रियासत बहुत ही केयरफुली मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया है और अभी भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान साथ ये इस बात को आज पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने, रियासत पाकिस्तान ने, तमाम इदारों ने ये बावर कराया है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सऊदी अरेबिया के अंदर हमले करना ईरान की जानिब से किसी सूरत काबिल बर्दाश्त या काबिल कबूल नहीं है। इससे हालात मज़ीद कशीदा होंगे। एज़ वी स्पीक इस वक्त भी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं कि ये जंग ख़त्म हो पाती है। आज इसका कोई सिरा निकल पाता है या नहीं, ये तो आने वाले चंद घंटे ही बताएंगे। प्रोग्राम आपने देखा जी, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।